सभी बच्चों को नमस्कार। और अपने आज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में पिछले वाली क्लास में हमने इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, एमसीक्यू वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको चार ऑप्शन में से एक टिक करना था, सही करना था। आज हम करेंगे इसमें फिलिंग द ब्लैंक वाले, यानी खालिस्तान जो है ना, या ब्लैंक जो है, या रेगिस्तान जो है, उनकी पूर्ति करने वाले प्रश्न। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे, खालिस्तान वाले भी। ये भी आपको याद होने चाहिए और इन क्वेश्चनों को ढंग से याद करना है। ये क्वेश्चन छोटे प्रश्न बन के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए फिलिंग द ब्लैंक वाले आपको पूरी ढंग से याद हो किस क्वेश्चन में क्या उत्तर आएगा, तो उसको आप छोटे प्रश्न के रूप में इनको याद करो। खालिस्तान तो है ही, खालिस्तान तो आपको भरना ही है, ठीक है। अब देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से, पहले प्रश्न से। देखो फर्स्ट प्रश्न पहला क्या है। पहले प्रश्न में आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में है ना, वर्ग संख्या 1 और 2 है ना, वर्ग संख्या 1 और 2, ये इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। फिर 3 से लेकर 12 तक वर्ग आते हैं, ऐसे इस तरह से ही 3 से 12 तक। और इसके बाद 13 से क्या आते हैं, 18 तक आते हैं। 13 से 18 बुलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते, 13 से 18। और बीच वाले 3 से 12 इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व है। और नीचे दो सारणी बनाई गई ऐसे आवर्त सारणी के नीचे, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व है। तो हमें यहाँ 3 से 12 तक के वर्ग हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक कहलाते हैं। उत्तर क्या आएगा, डी ब्लॉक। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा देखो सेकंड, वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, यानी डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं हो, उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ध्यान रखना है। वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में बढ़ता हो, वो कहलाएंगे डी ब्लॉक के तत्व। लेकिन वे डी ब्लॉक के तत्व जिंक कैडमियम मरकरी, उनके अंदर डी कक्षक पूरा भरा रहता है, इसलिए वो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन उनको संक्रमण तत्व नहीं बोलते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो किसको बोलते हैं, संक्रमण, जिनमें डी कक्षक क्या हो, पूरा भराव नहीं हो, आंशिक भराव हो। तो लिखा ना, डी परमाणु या आयन के रूप में डी कक्षक क्या हो, अपूर्ण हो, पूरा भराव नहीं हो, क्या बोलते हैं उनको, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो प्रश्न नंबर तीसरा, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। प्रश्न आ जाएगा छोटा प्रश्न, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, एक नंबर का आ गया। अब यहाँ ऑप्शन आपको देंगे नहीं, आपको उत्तर लिखना है। खालिस्तान आ जाए, खालिस्तान लिखना है, वैसे प्रश्न आ जाए प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं इसे, देखो यूं, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, डी 1 से 10, NS 1 से 2, N-1 डी 1 से 10, NS 1 से 2। ये डी ब्लॉक तत्वों का क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां हैं, प्रश्न आ जाइए, लिखा ना खालिस्तान श्रेणियां हैं, तो मतलब कितनी श्रेणियां, ये आपसे पूछा है, डी ब्लॉक एलिमेंट की कितनी श्रेणियां है, 4 श्रेणियां हैं। कितनी है, 4 श्रेणियां हैं। प्रश्न आ जाए ना पेपर में, डी ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणी है, तो कितनी है, 4। कौन कौन सी, 3D श्रेणी, दूसरी 4D श्रेणी, उसके बाद तीसरी 5D श्रेणी, और चौथी 6D श्रेणी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की कितनी है, 4 श्रेणियां होती है, 3D से लेकर लास्ट 6D तक, 3D 4D 5D 6D, 4 श्रेणियां होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब आ जाए, लेंथेनॉइडों में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का मान होता है, अब प्रश्न पूछ लिया आपसे, तो क्या याद रखना आपको, कितना होता है, +3। क्या होता है, +3 होती है। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, लेंथेनॉइडों की +3 होती है, और एक्टिनॉइड की भी +3 होती है। तगराजे ना, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। इसके अलावा भी दर्शाते हैं, लेकिन नॉर्मली इनकी सामान्य ये रहती है, +3 रहती है। तो लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। फिर देखो अगला प्रश्न, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार
द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग समान होता है, इसका कारण क्या है? अब देखो तृतीय संक्रमण श्रेणी, अब देखो ये तो है 3D श्रेणी, फिर 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी, फिर 6D श्रेणी। 3D श्रेणी में देखो यहां से स्कैंडियम लिखते हो ना, शक्ति, वक्र में, फिर कोई, निकला, कॉपर, जिंक, 10 एलिमेंट ये। और 4D श्रेणी के अंदर के एलिमेंट कौन से? ये यान, जोर से, यारी जोर से निभेगी, मौत तक, रुकावट, राहों में पड़े, आग में कूद, कैडमियम लास्ट। ये 4D श्रेणी है। 5D श्रेणी में है ना, फिर देखो ये लास्ट चलोगे ना तो 48 हो जाएगा, उसके बाद 6 पी ब्लॉक में आ जाएंगे, 48 और 6 54, उसके बाद 2s के 55 56, फिर यहाँ सीधा क्या आएगा 57 आएगा, 57। और 57 पे क्या होता है? लेंथेनम। क्या आता है? लेंथेनम आता है यहाँ, लेंथेनम 57। उसके बाद है ना 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक नीचे रख दिए गए हैं, वो लेंथेनोइड कहलाते हैं। और 57 के बाद सीधा यहाँ 72 आएगा, हाफनियम। फिर ये ता, वे, री, ओस, आयरे, पटाओ, यू, हज, ये 5D श्रेणी है। उसके बाद गिनोगे 80 हो जाएगा, 6 86 2 88, फिर 89 आ जाएगा सीधा यहाँ। 89 पे क्या आएगा? एक्टिनियम आएगा। और एक्टिनियम के बाद फिर 90 से 103 तक नीचे भर दिए यहाँ, जिनको बोलते हैं एक्टिनोइड। सीधा यहाँ 104 आएगा, यहाँ 104 पे। इसका मतलब 3D श्रेणी, 4D, 5D, 6D। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। क्या लिखा है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो दूसरी 4D, तीसरी 5D, इनका आकार लगभग क्या रहता है? समान। तो इसलिए बोलते हैं जिरकोनियम, हाफनियम जो है ना, इनका आकार लगभग समान रहता है। क्यों? हिसाब से तो क्या है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आकार बढ़ेगा, इसलिए जिरकोनियम का आकार ये छोटा, हाफनियम का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों का आकार लगभग समान रहता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में क्या, यहाँ इसके बीच में यहाँ जो है 14 के आगे लेंथेनोइड आ गए, और लेंथेनोइडों में क्या होता है? लेंथेनोइड संकुचन, जिससे आकार घट जाता है। तो जितना ये बढ़ता है ना, उतना लेंथेनोइड संकुचन से घट जाएगा, तो इनका आकार लगभग क्या है? समान हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये नाम लिखा हुआ आ जाए। ये आ जाए 4D श्रेणी, 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। कारण क्या होता है? लेंथेनोइड संकुचन के कारण। किससे होता है? लेंथेनोइड संकुचन से। इसका कारण क्या है? लेंथेनोइड संकुचन इसका मेन कारण है, जिससे इनका आकार लगभग क्या रहता है? समान। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था खालिस्तान तत्वों की प्रमुख विशेषता किस में होती है? डी ब्लॉक तत्वों की। और इसमें किस में होती है? संक्रमण तत्वों की। किसकी है? संक्रमण तत्वों की क्या होती है? परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था होती है। या लिख दें, डी ब्लॉक तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखो अगला कि डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान एवं खालिस्तान परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाते। अब 2 एलिमेंट लिखने, कौन से नहीं दर्शाते? जिंक है, ये हमेशा +2 है ना, कैडमियम +2, मरकरी +2, इस तरह से +2, ये मरकरी +2 दर्शाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते। इनमें कोई अन्य ऑक्सीजन अवस्था नहीं होती। और एक स्कैंडियम जो होता है ना, ये हमेशा +3 दर्शाता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। तो डी ब्लॉक में 4 याद रखने, इन चारों में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं होती, इनकी फिक्स होती है। अब यहाँ से आपसे 2 पूछे, आपकी मर्जी है, कोई 2 लिख दो, जैसे लिख दिया मैंने Zn प्लस Zn व स्कैंडियम, ऐसे में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाते। इस तरह से इनमें से 2 लिख दो, ये 2 परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाते। और वैसे आपको 4 याद रखने, ये 4 जो है ना, इनकी फिक्स है। तो पूछ लेना, जिंक की मुख्य ऑक्सीजन अवस्था होती है +2, स्कैंडियम में मुख्य ऑक्सीजन अवस्था होती है +3, ये होती है, इनकी चेंज नहीं होती। बाकी एलिमेंट की क्या है? बदलती रहती है। जैसे Fe है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। मैंगनीज है Mn, वो +1 से लेकर +7 तक दर्शाता है, तो बदलती रहती है, इनकी बदलती नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है। उसके बाद देखो अगला,
अनुचुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की, अब क्या है, उपस्थिति। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का कारण क्या है? अनुचुंबकत्व। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल रहे, अयुग्मित रहे, अनपेयर्ड रहे, वो आयन क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहे? सिंगल रहे, अयुग्मित रहे। फिर देखो अगला, सीरियम लेंथेनॉइड श्रेणी का एक तत्व है जो, अब सीरियम में कौन सी होती है लेंथेनॉइड के अंदर? वैसे लेंथेनॉइड में +3 होती है सब में, लेकिन सीरियम जो होता है ना, इसमें +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है सीरियम। स्थाई, स्थाई कौन सी होती है इसमें? सीरियम में +4 स्थाई ऑक्सीजन अवस्था होती है सीरियम। संकेत क्या है सीरियम का? Ce। तो Ce की क्या होती है? +4 होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पूछ लेंगे। सीरियम की स्थायी ऑक्सीजन अवस्था होती है, उत्तर क्या लिखना है? +4 होती है। खालिस्तान आ जाए तो आपको ऐसे +4 करनी है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है? आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां हैं? अब देखो आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से हैं? देखो इस तरह से हमने पीछे बनाया, ये डी ब्लॉक है, तो इनको बोलते हैं डी ब्लॉक, या फिर इन दो तीन को निकाल दें तो इनको बोलते हैं, बाकी को बोलते हैं संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको नहीं बोलती है डी ब्लॉक के, लेकिन इनका नाम संक्रमण तत्व नहीं है। अब देखो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो है ना, इन संक्रमण तत्व जो है, इनके देखो यहां से निकला है बीच में से, ये क्या है? इनके यहां से बीच में से निकला है, तो यानी ये संक्रमण तत्वों के बीच से निकले हैं, तो इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। कौन से है? एफ ब्लॉक के। कौन से है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है ना, वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ध्यान रखना है ये। अब देखो क्या प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्वों कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं। कौन सी? 4f श्रेणी, 5f श्रेणी। लेंथेनॉइडों की एक और एक एक्टिनॉइड की। कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं। कितनी है? 2 श्रेणियां होती है, ध्यान रखना है। कौन सी 2 श्रेणियां? कौन सी है? 4f श्रेणी, याद रखना ये कौन सी है? 4f श्रेणी, और दूसरी 5f श्रेणी। तो 4f श्रेणी और 5f श्रेणी 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिनॉइड बोलेंगे, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है कॉपर का? अब पूछ लेंगे, खालिस्तान पूछ ले, छोटा प्रश्न आ जाए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 तो याद रखने हैं, क्रोमियम कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर का क्या होता है? क्रोमियम का क्या होता है बताओ? 24 है, लिखना क्रोमियम का 24 है ना। आर्गन लिख दिया, इसका मतलब 18 तक पूरा हो गया। 18 तो ये हो गए, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। 18 और 2 20 और 4 24 आनी चाहिए हिसाब से। तो लेकिन होता क्या है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एस से कहा है डी में आ गया, तो क्रोमियम का ये है। क्रोमियम में ऑफ वो सिद्धांत का उल्लंघन होता है, ऑफ वो सिद्धांत की पालना नहीं करता, इसलिए एग्जाम में इसको पूछते हैं और हम उत्तर लिखते हैं ना, हम ऑफ वो सिद्धांत का कोडिंग भर देते हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये रहेगा। कॉपर का पूछा है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। 29 में आर्गन लिख दिया, आर्गन मतलब 18 हो गया, 3d और फिर 4s। 18 और 2 20 और 9 29 ये होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी क्या है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एस से इलेक्ट्रॉन एक डी में आ गया, तो डी 10 हो गए, दोनों स्थायी हो गए। यहाँ पर भी क्या? ऑफ वो सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तो कॉपर क्रोमियम दोनों में ऑफ वो सिद्धांत का उल्लंघन होता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य से अलग है। इसलिए दोनों के आपको याद रखने, पेपर में पूछते हैं ये दोनों दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आने चाहिए। तो यहाँ क्या पूछा? यहाँ पर किसका पूछा है? कॉपर का पूछा है। क्या होता है कॉपर का? ये लिखना है बस, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें खालिस्तान में लिख देंगे, ठीक है। दोनों याद रखने हैं आपको। फिर देखो अगला प्रश्न, जिंक, कैडमियम व मरकरी तत्वों की मूल अवस्थाओं एवं सामान्य ऑक्सीजन अवस्थाओं में इनके डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण पूरित। जिंक है ना, और कैडमियम और मरकरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, तो इसमें 3d10 4s2 आएगा लास्ट में, इसमें 4d10 5s2 आएगा, इसमें 5d10 6s2 आएगा, ऐसे। तो इनका डी कक्षक पूरा भरा हुआ है। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था या क्या है? सामान्य ऑक्सीजन अवस्था आ जाए, मतलब जनरल ऑक्सीजन स्टेट आ जाए, तब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, सब में +2 हो जाए, +2 हो जाएगा ना इनमें, +2 सब में।
क्या होते हैं, इनमें डी कक्षा क्या होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D, प्रथम कौन सी है 3D, द्वितीय 4D, तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D, श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं का लगभग समान होना, इनका आकार समान होना, पीछे लिखा हमने, कारण क्या है, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। किससे, लेंथेनोइड संकुचन के कारण इनका आकार क्या है, लगभग समान है। लेंथेनोइड संकुचन के कारण इनका आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, संक्रमण तत्वों की कण एंथैल्पी के मान समान रहता है। ध्यान रखना, संक्रमण तत्व जो इनका आकार छोटा है इसलिए इनकी कण एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर देखो अगला, खालिस्तान परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है यद्यपि एक संक्रमण तत्व है। अब कौन सा संक्रमण तत्व, देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये परिवर्तनशील नहीं दर्शा रही, +2 फिक्स है इनकी, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है भाई साहब, डी ब्लॉक के तो है लेकिन संक्रमण नहीं है। संक्रमण कौन सा होता है, जिसमें फिक्स होती है। चौथा क्या लिखाया था मैंने, स्कैंडियम +3, ये संक्रमण तत्व है। और इसके अंदर एक ही है ये जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, तो क्या आएगा यहाँ, स्कैंडियम, Se, स्कैंडियम यानी Sc परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता यद्यपि एक संक्रमण तत्व है। इसके अंदर कौन सी होती है, स्कैंडियम क्या होती है, +3 पाई जाती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। देख तो ये, इसके बाद देखो संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब उच्च मतलब जिसमें चार्ज ज्यादा हो, तो संक्रमण तत्व जो है ना वो अधिकतम प्लस धारण कब करेगा, जब उसके साथ अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब देखो धातु है ना, जैसे मैंगनीज है, तो मैंगनीज क्या करता है, +1 से लेकर +7 तक दर्शाता है, और +7 का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दे। और इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आएगा, लेने वाला आएगा। और इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसकी विद्युतीयता क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की और फ्लोराइड यानी फ्लोरीन की होती है। तो अगर फ्लोरीन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े तब ये +8 तक दर्शाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्साइड बनेंगे, फ्लोरीन के जुड़ने से फ्लोराइड बनेंगे। तो अगर इनके ऑक्साइड बने या फ्लोराइड बने तब ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फ्लोराइडों और ऑक्साइडों में, क्या लिखोगे, ऑक्साइडों में। तो फ्लोराइड लिख दिया आपको यहाँ, फ्लोराइडों में और ऑक्साइडों में दिखाई देती है। अब प्रश्न देखो ये भी आ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसके साथ क्रिया कर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। किससे, ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ क्रिया करके उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, संक्रमण तत्वों में रंगीन आयन का बनना। अब देखो संक्रमण तत्वों में रंग का मेन कारण क्या होता है, वो लिखना है यहाँ, क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण होता है। तब आयन का बनना क्या होता है, डीडी संक्रमण के कारण होता है। किससे होता है, डीडी संक्रमण के कारण होता है इनका रंगीन आयनों का बनना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, अब देखो प्रश्न आ सकता है ये, डी ब्लॉक तत्वों में रंग का मुख्य कारण होता है, या रंग किससे होता है, फिर तो लिखना पड़ेगा आपको, डीडी संक्रमण से होता है, ठीक है। फिर देखो अगला, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार वाले परमाणुओं के फंस जाने से क्या बनते हैं। अब देखो ये परिभाषा किसकी है, ये अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक बनते हैं। अब देखो डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं हैं, डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके धात्विक क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच में खालिस्तान होते हैं, और उन खालिस्तानों में छोटे परमाणु जाकर के फंस जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। और छोटे परमाणु फंसने से कंपाउंड जो बनेगा उसको बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो अंतराकाशी यौगिक बनते क्या बनते हैं, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब यूं प्रश्न आ जाए, अंतराकाशी यौगिक क्या है, अब ये लिख देखो आप, क्या लिखोगे, संक्रमण धातुएं, इनके क्रिस्टलों में परमाणुओं के बीच खालिस्तान होता है जिसको अंतराकाशीय अवकाश बोलते हैं। उन खालिस्तानों में क्या है, छोटे परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन आदि फंसकर अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। बस ये लिखना है और कुछ नहीं है। फिर देखो अगला, अंतराकाशी यौगिक रासायनिक रूप से क्या होते हैं। अब जो
छोटे परमाणु घुसेंगे ना अंदर, घुसने के बाद बनेगा अंतराकाशीय यौगिक, बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनर्ट अक्रिय हो जाएगा, कोई क्रिया नहीं करेगा, पहले की तुलना में बहुत अधिक हार्ड हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा वो, क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, क्या होते हैं वो, क्रिया नहीं करते, यानी क्या होते हैं वो, अक्रिय होते हैं, यानी क्रियाशीलता इसकी बढ़ती नहीं है, अक्रिय हो जाते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, K2Cr2O7 का उपयोग कई एजो यौगिकों के बनाने में करते हैं, तब उस अवस्था में किस रूप में काम करता है ये, तो ध्यान रखना K2Cr2O7 है ना, ये मुख्यतः ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, कैसे, ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक, तो यहां लिखना आपको, क्या लिखना है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, तो इसका यूज ऑक्सीकारक के रूप में होता है, K2Cr2O7 का एजो यौगिक बनाते हैं तब ऑक्सीकारक के रूप में इनका यूज किया जाता है। फिर देखो डी ब्लॉक की धातुएं खालिस्तान आयन बनाती है, कौन सा आयन बनाती है, रंगीन आयन बनाती है, और रंगीन आयन किससे बनता है, डी डी संक्रमण से बनता है, तो रंगीन आयनों का निर्माण करती है डी ब्लॉक की धातुएं। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि 3D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है, अब बताओ कौन सा है, जिंक, कौन सा है, जिंक, अब देख लो मैंने है ना पीछे बनाई श्रेणी, देख लो ये, देखो ये रही, देखो ये 3D श्रेणी का अंतिम एलिमेंट क्या है, जिंक है, 4D श्रेणी का कैडमियम है, 5D श्रेणी का मरकरी है, ऐसे याद रखने, तो क्या 3D श्रेणी का क्या है, कौन सा होता है, जिंक होता है, तो आप क्या लिखोगे, जिंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, जिंक होता है, तो आप जिंक लिख देंगे यहां पर, उत्तर में क्या लिखना है, जिंक, इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, अंतिम तत्व क्या है, जिंक होता है, तो जिंक है, याद रखना, Zn, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न 24 का, लेंथेनॉइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, अभी किया था हमने, कौन सी होती है, +3, एक्टिनोइड की भी क्या होती है, +3 होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है लेंथेनॉइडों की, ध्यान रखना है। देखो अगला प्रश्न, संक्रमण धातुएं खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, कौन सी, परिवर्तनशील, याद रखना ये, कौन सी, परिवर्तनशील, तो संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो अगला, मैंगनीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, मैंगनीज की, Mn की, मैंने कहा था कहां से, +1 से लेकर +7 तक दर्शाता है, तो अधिकतम कौन सी होती है, +7 होती है, कितनी होती है अधिकतम, +7 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है मैंगनीज की। फिर देखो अगला, एक्टिनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व कहलाता है, अब देखो एक्टिनोइड में लिख देता हूं लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, देखो लेंथेनोइड तो ये है, लेंथेनोइड कौन कौन से हैं, शीर, पर, नंद, पद्मनी, शर्माओ, यू, गाइड, तब, दी, हो, अरे, तामी, अब, लू, ये लुटीशियम अंतिम। और एक्टिनोइड में देखो क्या होता है, एक्टिनोइड में याद करने का तरीका, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कफ इश्क फरमाओ मैडम नो लर, अंतिम ये 58 से लेकर लास्ट 71 तक 14 एलिमेंट है, और ये 90 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट है एक्टिनोइड के भी। अंतिम क्या है ये लोरेंशियम, क्या है, लोरेंशियम, ये अंतिम तत्व है एक्टिनोइड का। और लेंथेनोइड का अंतिम क्या है, ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम, क्या है, ल्यूटीशियम। तो क्या लिखना है, एक्टिनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व है, क्या लिखोगे, लोरेंशियम, Lr, हिंदी में लिख दो आप नाम, Lr लिख दो, या लिख दो लोरेंशियम है, ठीक है। उसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, लेंथेनोइड श्रेणी की मिश्र धातुओं क्या बोलते हैं, अब देखो डी ब्लॉक की तो मिश्र धातु कहलाती है, लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है ना, एफ ब्लॉक के वाले मिश्र धातु बनाते हैं, उनको मिश्र धातु नहीं बोलते, उनका
याद रखना। तो अगर ये आ जाए ना, एफ ब्लॉक की धातुएं मिश्र धातु, या ये कहते हैं एफ ब्लॉक की धातुओं की मिश्र धातु कहलाती है, तब नाम आ जाए। या लेंथेनॉइड की धातुएं किस मिश्र धातु का निर्माण करती है, तब इसका नाम क्या है, याद रखना, मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र नहीं, मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु को मिश्र धातु। डी ब्लॉक को बोलते हैं मिश्र धातु। तो डी ब्लॉक में मिश्र धातु बनती है, एफ ब्लॉक में मिश्र धातु बनती है। क्या बनती है, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु मिलती है। फिर देखो अगला, लेंथेनॉइड तत्वों के आकार में कमी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है, ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र कौन सा है, ये लिख सकते हो, देखो ऐसे, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2, ये लिख दो, सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये इसका फॉर्मूले का नाम क्या है, इसको बोलते हैं परचक्रण मान सूत्र, ऐसे। या इसको बोलते हैं स्पिन वैल्यू, यानी परचक्रण मान सूत्र, या ये लिख दो फॉर्मूला। इससे ज्ञात करते हैं संक्रमण धातुओं के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान। और एन यहां पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पेपर में आ सकता है, डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये आपको सूत्र लिखना है, संक्रमण धातुओं के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तब भी आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का अंतिम तत्व कहलाता है। अब छोड़ो इसको, तो अंतिम डी ब्लॉक वाले में आप दो ही, एक याद कर लो, चाहे आप संक्रमण श्रेणी में आप 3D याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, FeCO5 में Fe का ऑक्सीजन अवस्था। अब मैंने कहा था ना, जहां धातु के साथ कार्बोनिल जुड़ा हो, CO जुड़ा हो, उसमें आंख बंद करके कर देना, 0 होता है। CO सारे एक समान हो, ये है, इसका निकालना है। Fe का निकालना है x, CO उदासीन लिगेंड होता है, तो 0 बराबर कुल ऊपर 0, क्या आएगा, x बराबर 0। तो क्या होता है, शून्य। क्या होती है, ऑक्सीजन अवस्था शून्य होती है। क्या होगी, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, सीरियम लेंथेनॉइड श्रेणी का एक तत्व है जो, अब सीरियम में क्या होती है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। किसमें, सीरियम में, अभी बताया था मैंने। सीरियम में क्या होती है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, मिश्र धातु में आयरन खालिस्तान कितना % होता है। तो मिश्र धातु में लोहा मिलाओगे ना, तो लोहा अधिकतम क्या है, 5% मिलाते। कितना, 5% होता है। कितना होता है, तो मिश्र धातु में लोहा कितना होता है, 5% मिलाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर देखो अगला, लोरेंशियम की अर्धायु काल का मान। अब ये कुछ फैक्ट वाली चीजें याद करने वाली है, तो याद करना पड़ेगा। क्या होती है, 3 मिनट होती है। क्या होती है, 3 मिनट। तो लोरेंशियम की अर्धायु काल का मान क्या होता है, 3 मिनट होता है, ध्यान रखना है। फिर अगला देखो, अंतराकाशी यौगिक रासायनिक रूप से क्या होते हैं, निष्क्रिय, अक्रिय। क्या होते हैं, अक्रिय लिख दो या लिख दो निष्क्रिय होते हैं, एक ही बात है। अक्रिय होते हैं या निष्क्रिय होते हैं रासायनिक रूप से, यानी अंतराकाशी यौगिक यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फिर देखो अगला, तेल व्यवस्था के हाइड्रोजन में उत्प्रेरक के रूप में धातु कौन से काम में लेते हैं, कौन से लोगे, निकल। कौन से लेते हो, निकल काम में लिया जाता है, ध्यान रखना ये। तो तेल या वसा के हाइड्रोजनीकरण में निकल धातु काम में लिया जाता है। हेलो, किसको, निकल धातु को काम में लिया जाता है। तो यानी तेल या वसा जो होती है ना, ये होते हैं असंतृप्त। क्या होते हैं, असंतृप्त। और इसमें से हाइड्रोजन गैस है ना, तेल या वसा है ना, ये असंतृप्त, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। और इससे क्या है, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे सिग्मा बन जाएंगे। बनने से क्या है, वनस्पति घी बनता है, डालडा घी। और ये होता है संतृप्त, ये जम जाता है, तेल जमने से घी बन गया। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। और इस क्रिया में क्या काम में लेते हैं, निकल को धातु को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। अब प्रश्न सीधा आ जाए, तेल व्यवस्था के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किस धातु को काम में लिया जाता है, बस सीधा प्रश्न आ जाए, तो किसको, निकल को काम में लिया जाता है। अगला आ जाए, अगले में देखो, एनपी नेपचुलियम व प्लूटोनियम। क्या नाम है, नेपचुलियम व प्लूटोनियम।
एनपी व पीयू की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है इसकी, +7 कितनी होती है। तो एक्टिनोइड में सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था, एक्टिनोइड के तत्व है ये, किसके है ये, एक्टिनोइड के। देखो ये रहे, अभी लिखे थे हमने, याद करने पड़ेंगे आपको ये, है ना, इनके संकेत। देखिए ये रहा एक्टिनोइड में क्या है, एक तो क्या है नेपचूलियम, एक तो क्या है नेपचूलियम, और एक क्या है प्लूटोनियम, ये दो, इन दो के अंदर क्या है +7 ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। तो एक्टिनोइड में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था +7 होती है एक्टिनोइड में, और वो किसकी होती है, नेपचूलियम और प्लूटोनियम की होती है, ध्यान रखना। तो कितनी होती है, +7 होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेपचूलियम प्लूटोनियम की +7 होती है। इसके बाद देखो अगला, हेबर विधि में ये क्या है, अमोनिया बनाने की विधि है, अमोनिया बनाने की हेबर विधि है। और क्या करते हैं, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं, खालिस्तान भरना है। तो यानी यहां नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इस तरह से, और इससे क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया यूं बनती है अमोनिया। और इस क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में Fe एंड मोलिब्डेनम काम में लेते हैं। तो उत्प्रेरक जो है ना वो है Fe, ये तो उत्प्रेरक है। और मोलिब्डेनम जो है ना ये है उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ये इसको मोटिवेट करता है कि फटाफट क्रिया करवा, ये वर्धक है। लेकिन उत्प्रेरक क्या है, Fe, तो याद रखना है। और इस विधि को बोलते हैं अमोनिया निर्माण की हेबर विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि कहते हैं। तो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में लेते हैं, Fe यानी आयरन, लोहे को काम में लिया जाता है, आयरन यानी Fe को काम में लिया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, एक्टिनोइड पर उबलते हुए जल की क्रिया से खालिस्तान तथा खालिस्तान का मिश्रण बनता है। तो अगर एक्टिनोइड उस पर उबलता हुआ जल डालें तब क्या बनेगा, जल डालने से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेंगे, क्या बनेंगे, ऑक्साइड तथा हाइड्राइड, ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है। बस ये अपने आज जो है ना डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक वाले प्रश्न है, सारे याद करने हैं। इनमें से अगर डी एफ ब्लॉक में से प्रश्न आएगा ना, तो अगर 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इन फिलिंग द ब्लैंक में से मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने हैं, सारे फिलिंग द ब्लैंक याद करने हैं। अगर ये याद हो जाएंगे ना तो ये मानो डी एफ ब्लॉक आपका लगभग कवर हो जाएगा। छोटे प्रश्न भी आप आराम से कर सकते हो, फिर छोटे प्रश्न आएंगे वो आराम से कर देंगे, बड़े आएंगे वो भी छोटे के रूप में आएंगे, तो उसको भी आप आराम से कर सकते हो अगर ये इतनी चीजें आपको याद है तो, कहीं नेट को हो गया आप, ठीक है ना। तो फिलिंग द ब्लैंक वाले आप ये पूरे पार्ट ढंग से आपको याद करना है। इसके बाद आप अगला, इसके बाद अगला अपनी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, ठीक है ना। ये करो, तब तक के लिए धन्यवाद।